हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बाबा श्याम की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त बीके वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सभी टॉपिक्स। जिसमें हमारा टॉपिक अभी जो चल रहा है, जिसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है, उस पार्ट 1 का लिंक भी मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर जाकर आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो चलिए, इसका ये पार्ट 2 है, जिसमें हम आगे बढ़ाते हैं हमारे उस चैप्टर को, जिसका नाम है वैद्युतिक मापन यंत्र। ठीक है, वैद्युतिक मापन यंत्र का यह पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने यहाँ पर कई प्रकार की प्रणालियां, ठीक है, इंडिकेटिंग मीटर और उनके बारे में, जितनी मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में पढ़ा। अब हम उससे आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे इस प्रकार के जो इंडिकेटिंग मीटर होते हैं उनके बारे में, जिसमें ओम मीटर, ठीक है, आमीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, ये सब क्या होते हैं, क्या सिद्धांत पे कार्य करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनमें क्या क्या होता है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस सीरीज में आता है हमारा अमीटर। ठीक है, अमीटर या एम्पियर मीटर। ठीक है, तो आपको देख करके ही समझ में आया होगा, नाम को पढ़ करके, कि एम्पियर आ गया यहाँ पर। एम्पियर का मतलब होता है कि धारा को नापने की इकाई क्या होती है, किसको नापने की इकाई, धारा को। तो सीधी सी बात है, ये किसको नापता होगा, करंट को। यानी कि जहां धारा को नापना होता है, करंट को, वहां पर इस मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जहां पर कम मान की विद्युत धारा, ठीक है, किसकी, कम मान की विद्युत धारा को मापने के लिए इस अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये चित्र आपको दिख रहा है इस प्रकार से, इस पे भी मैं आऊंगा, पहले इसका अर्थ समझ लें अपन। ठीक है, कम मात्रा की यानी कि मिली एम्पियर, एम ए। ठीक है, मिली एम्पियर की मान की विद्युत धारा को नापने के लिए इस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है। ये मीटर आपको याद रखना है, एसी और डीसी दोनों पर ही कार्य कर सकते हैं। एसी पर कार्य करने के लिए किस प्रकार का होना पड़ेगा, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, मूविंग आयरन यानी कि एमआई टाइप का होना पड़ेगा। और सिर्फ डीसी पर कार्य करने के लिए इसको किस प्रकार का होना चाहिए, मूविंग कॉइल, एमसी प्रकार का। ठीक है, अगर वो मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र है तो सिर्फ डीसी पर कार्य करेगा। अगर वो मूविंग आयरन प्रकार का है तो वो एसी और डीसी दोनों पर ही कार्य करेगा। ठीक है, ये मैं आपको बताया था वो कार्य किस प्रकार से करता है। तो देखिए, ये हो गया आपका कार्य सिद्धांत, वो जो सेम सिद्धांत जो मूविंग आयरन का, मूविंग कॉइल का, इसमें भी वही चीज होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो एम्पियर मीटर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का क्या है, मिली एम्पियर मीटर या एम्पियर मीटर इसको हम कहते हैं। ठीक है, जो विद्युत धारा की मान को नापता है। इसमें जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसका मान या तो बहुत कम या शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसका रेजिस्टेंस शून्य, क्योंकि धारा के मान में जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, तो क्या होता है, धारा के मान में वहां पर कमी होती है। क्योंकि विद्युत धारा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, धारा के मान में वहां पर कमी होगी। हमें जब एम्पियर ही नापना है, धारा को ही इसमें नापना है, तो भाई उसके दुश्मन को तो हमें यहां से हटाना पड़ेगा। यानी कि रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में होना चाहिए। इस प्रकार के तार का वहां पर उपयोग करना पड़ता है, ताकि इसमें से जो लोड होता है ना, या जो परिपथ की संपूर्ण विद्युत धारा इस एम्पियर मीटर में से होकर के गुजर सके। ठीक है, प्रतिरोध निम्न होना चाहिए। दूसरी चीज यहां लिख देता हूं मैं, प्रतिरोध शून्य या निम्न होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरी चीज, इसको हमेशा जो परिपथ होता है ना, जहां पर मुझे एम्पियर धारा नापना होता है, उसके श्रेणी क्रम में लगाना होता है। किस क्रम में लगता है, ये हमेशा श्रेणी क्रम में ही लगता है। मान के चलिए, यहां पर कोई, मान के लिए मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, या फ्रिज ले लूं मैं, क्या ले लूं, फ्रिज ले लूं। तो अगर मुझे इस फ्रिज में धारा नापना है, तो क्या करूंगा, मैं इस फ्रिज के श्रेणी क्रम में इसको लगाऊंगा। यानी कि जो मेरा इनकमिंग वायर होगा और जो आउटगोइंग वायर होगा, उसके श्रेणी क्रम में इसको लगाना पड़ता है। किसमें, इसके श्रेणी क्रम में। यहां पर देखिए, यहां पे इनकमिंग वोल्ट, इनकमिंग लाइन होगी,
कोई एक वायर में इनकमिंग तार में जोड़ दूंगा फेस के, और एक वायर जोड़ दूंगा मैं इसके फ्रिज के तार से, तो मुझे इसमें कितने एम्पियर धारा बह रही है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के एम्पियर मीटर हमेशा लोड के या परिपथ के श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है। जिससे क्यों किया जाता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जिससे इस परिपथ की पूरी विद्युत धारा इस एम्पियर मीटर से होकर के गुजर सके। ठीक है, इस एम्पियर मीटर से होकर के गुजर सके। ये यहाँ पर इनकमिंग, यहाँ पर जो चिन्ह आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि जो विद्युत धारा है वो पूरी इसमें से होकर के यहाँ पर गुजर रही है। तो पहला यहाँ पर लीड जो होगी, इसमें से 2 लीड निकलती है, तो पहली लीड तो लोड मर और लोड पर लगा दूंगा, और दूसरी लीड को मैं कहाँ लगा दूंगा, जहां पर सप्लाई मेरी आ रही है इनकमिंग में लगा दूंगा। तो वो एक सीरीज परिपथ, श्रेणी परिपथ बन जाता है, जिससे इस परिपथ की पूरी विद्युत धारा इस एम्पियर मीटर में से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये होता है एम्पियर मीटर। देखिए ये जो मीटर होता है ये बहुत ही कम मात्रा में विद्युत धारा को नापता है। क्या करता है, बहुत ही कम मात्रा में विद्युत धारा को नापता है। इसीलिए क्या करते हैं, अगर हमें इसकी परास को बढ़ाना है, मिली एम्पियर से एम्पियर तक पहुंचाना है, तो हम इस परिपथ जो हमारा मीटर होता है इसके समांतर क्रम में एक कम मान का, ठीक है, कम मान का प्रतिरोध यहाँ पर R2 लगा दे। ये R1 हो गया, ये R2 यहाँ पर लगा दिया जाता है। जिससे क्या होता है, इसका प्रतिरोध कितना, मान के लिए 5 ओम है, इसका कितना है, मान के लिए 10 ओम है। तो यहाँ पर ये एम्पियर मीटर लगा हुआ है इस फ्रिज के श्रेणी क्रम में, तो जितनी विद्युत धारा इसको लेना होगी, ठीक है, जितनी विद्युत धारा इसको लेना होगी वो ले लेगा, और बाकी की क्या करेगा, बाकी की ये यहाँ पर इसमें बाईपास कर देगा। क्या कर देगा, यहाँ पर इसको बाईपास कर देगा, यानी कि इसको बोलते हैं हम क्या, संट। ठीक है, संट प्रतिरोध। इसको पैरेलल में लगाने का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं संट प्रतिरोध। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर एम्पियर मीटर की परास को बढ़ाने के लिए एक शंट प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है, किसी अन्य मीटर के द्वारा, ये एक अलग परिपथ हो गया, अब किसी अन्य मीटर के द्वारा इसकी परास को, इसका मान ज्ञात कर लिया जाता है जो कि एम्पियर में होता है। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल हमारे एम्पियर मीटर होते हैं वो मिली एम्पियर में धारा के मान को दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो संट में हम एक प्रतिरोध, कम मान का प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ देंगे, तो इसकी परास या इसके मान में वृद्धि हो जाएगी। दूसरी चीज आपको याद रखना है, एक आदर्श जो मीटर होता है, एक आदर्श मीटर, सॉरी एम्पियर मीटर, मीटर लिख देता हूं मैं, एक आदर्श मीटर में क्या होना चाहिए, उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य या निम्न होना चाहिए, वो एक आदर्श मीटर कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए या बहुत ही कम होना चाहिए, वो एक आदर्श एम्पियर मीटर या आदर्श मीटर कहलाता है। तो ये हो गया हमारा मीटर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है, ये क्या नापता है, धारा। वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज। उसकी कार्यप्रणाली भी इसी प्रकार होगी, लेकिन थोड़ा सा उसका सिद्धांत वहां पर अलग होगा। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसको जोड़ा जाता है पैरेलल में। दोनों में एक अंतर तो मुख्य यही होता है। एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि बताइए जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर को परिपथ के किस भाग में जोड़ा जाता है या किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो उसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। और जो एम्पियर मीटर होता है उसको हमेशा लोड या परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे कि उसमें से पूरी धारा उस मीटर में से बह सके। और वोल्ट मीटर को पैरेलल में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वहां पर वोल्टेज ड्रॉपों में जो अलग अलग ड्रॉप होते हैं ना, वोल्टेज ड्रॉप V = IR, IR1, IR2, तो पूरा वोल्टेज ड्रॉप उस परिपथ में से होकर के गुजर जाए, तब जाके हमें एक मान प्राप्त होता है जो वोल्ट मीटर नापता है। चलिए उसके बारे में हम जानकारी विस्तृत से जान लेते हैं। वोल्ट मीटर के बारे में हम बात कर लेते हैं अब। तो वोल्ट मीटर, जैसे हमने एम्पियर मीटर के बारे में बात करी, वो धारा का मान नापता है। ये होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, ये नापता है क्या, उस उपकरण की वोल्टेज, उपकरण की या परिपथ की वोल्टेज को नापता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कुछ इस प्रकार से ये वोल्ट मीटर यहाँ पर होता है। ठीक है, ये भी देखिए, ये यंत्र भी AC DC दोनों पर ही कार्य करता है। मूविंग कॉइल या मूविंग यंत्र प्रकार के हो सकते हैं ये वाले। ठीक है, देखिए यहाँ पर वोल्टेज का मान ज्ञात करने के लिए मुझे धारा का मान न्यूनतम रखना होगा।
जब धारा का मान अगर न्यूनतम रखना होगा तो इसका मतलब ये हो गया भाई साहब कि प्रतिरोध का मान मुझे यहाँ पर उच्च रखना होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रतिरोध उपयोग करूंगा वो उसका मान उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च या अनंत ही होना चाहिए। आदर्श अगर वोल्टमीटर प्रयोग कर रहा हूं तो उसका तो जो प्रतिरोध है या उच्च ही होना चाहिए। ठीक है, अति उच्च प्रतिरोध होना चाहिए जिससे धारा का मान कम हो, जिससे सटीक वोल्टेज का मान यहाँ पर वोल्टेज का मान मुझे प्राप्त हो सके, क्योंकि वोल्टेज आसानी से उसमें से बह सके। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज इसमें कुछ नहीं है, जो जो युक्ति है वो युक्ति उस सिद्धांत पर कार्य करेगी। मूविंग कॉइल है तो मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन है तो मूविंग आयरन के सिद्धांत पर कार्य करेगी। तो यहाँ पर याद रखने की चीज है, आपको एक प्रतिरोध इसका उच्च होना चाहिए, उच्च मान का प्रतिरोध होना चाहिए। दूसरा ये वोल्टेज। तीसरा वो श्रेणी क्रम में उपयोग करता है मल्टी, जो हमारा एम्पियर मीटर होता है इसको हम समांतर क्रम में उपयोग करते हैं, यानी कि जो लोड होता है उसमें हम इसको समांतर रूप में उपयोग करते हैं, यानी कि एक वायर प्लस का तो दूसरे माइनस वाले में लगाएंगे। मान के चलिए कि कोई उपकरण है उसमें यहाँ अर्थ है और यहाँ पर फेस है। ठीक है, तो इनकी दो लीडों को हम एक अर्थ में और एक फेस में लगाएंगे, जिससे कि इस परिपथ का या इस उपकरण का हमें वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगा कि इसमें कितना वोल्टेज हमारा यहाँ पर कितने मान का वोल्टेज खर्च हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कौन सा? वोल्ट मीटर। अब देखिए वोल्ट मीटर जो होता है ये कम मात्रा में, ठीक है, इसकी परास क्या होती है? कम होती है। ठीक है, कम मात्रा में वोल्टेज नापता है। इसको अधिक मात्रा में वोल्टेज नापने के लिए हमें क्या करना होगा? एम्पियर मीटर में हमने क्या किया था? उसके पैरेलल में एक जो है शंट जोड़ दिया था, यानी कि रेजिस्टेंस जोड़ दिया था। इसमें जस्ट हमें उसका उल्टा करना है। इस परिपथ में इसकी परास को बढ़ाने के लिए हमें इसके श्रेणी क्रम में, किसमें? श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध और जोड़ देना है। ठीक है, इसके श्रेणी क्रम में ये एक प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ देना है, जिससे क्या होगा? जिससे यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये V1 हो जाएगा या V2 हो जाएगा, यानी कि हमें वोल्टेज का और मान यहाँ पर ज्ञात हो सकता है। यहाँ पर हम एक और मीटर लगा देंगे जिसमें हम दूसरे मीटर के द्वारा उसका पाठ्यांक यहाँ पर ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर सीधी बात एक ही है 100 बातों की, कि अगर हमें वोल्ट मीटर की परास का, हमें यहाँ पर परास को बढ़ाना है, विस्तार करना है, तो हमें इस वोल्ट मीटर के सीरीज में एक यहाँ पर ये मान के लो कि आवश्यकता के अनुसार जो भी होगा यहाँ पर प्रतिरोध, उस प्रतिरोध को यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। किसमें जोड़ना है? श्रेणी क्रम में उसको जोड़ दोगे तो इसकी परास का विस्तारण हो जाएगा। यहाँ पर ये वोल्ट मीटर इस प्रकार से हमारा कार्य करता है। पहला, इसको श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है कोई परिपथ के। दूसरा, इसमें एक उच्च प्रतिरोध का यहाँ पर जो होता है प्रतिरोध, यहाँ पर कंडक्टर उपयोग किया जाता है, जिससे कि धारा का मान बहुत कम हो जाए और वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर ज्यादा हो, जिससे हमें वोल्टेज का मान प्राप्त हो। और अधिक वोल्टेज का मान प्राप्त करने के लिए इसी के श्रेणी क्रम में एक और वोल्ट मीटर, कुल मिलाकर एक और वोल्ट मीटर जोड़ दो या रेजिस्टेंस जोड़ दो खाली बस आप। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज का और अधिक मान यहाँ पर प्राप्त हमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, ये उपकरण AC DC दोनों पर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन यंत्र प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण बात के बारे में। वो महत्वपूर्ण बात क्या है? वो महत्वपूर्ण बात एक ऐसी चीज है जिसमें हम 2 in 1 कार्य कर सकते हैं। मान के चलिए अगर मेरे पास एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर नहीं है, तो उस एम्पियर मीटर को मैं ऐसा क्या करूं कि वो वोल्ट मीटर की भांति कार्य करे। ठीक है, अब मेरे पास वोल्ट मीटर है, एम्पियर मीटर नहीं है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर की भांति कार्य करे, यानी कि एम्पियर मीटर को वोल्ट मीटर में बदलना और वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर में बदलना किस प्रकार संभव है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पियर मीटर या आमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना। ठीक है, आमीटर को काय में डाइवर्ट कर रहे हैं हम? वोल्ट मीटर में। तो यहां आपको दिख रहा है एम्पियर मीटर, कुछ नहीं, सीधी सी परिभाषा, अगर एम्पियर मीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है तो कुछ मत करिए आप, जो मीटर है उसके श्रेणी क्रम में
उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध यहां पर लगा दीजिए, बस उच्च मान प्रतिरोध, ठीक है, ताकि इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो सके। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लायर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर, ठीक है, इसको मल्टीप्लायर का नाम भी दिया गया है। अब देखिए क्या करते हैं हम, अगली चीज, अब इसको तो हमने बना दिया वोल्ट मीटर, इसको बनाना है हमें एम्पियर मीटर। तो वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर बनाने के लिए कुछ मत करिए, बस इस वोल्ट मीटर के समांतर में एक शंट प्रतिरोध कर दिए जिसका मान निम्न हो, क्या हो, निम्न प्रतिरोध हो, निम्न प्रतिरोध हो, जिससे कि इसमें धारा I1 होती है, इसमें I2 होती है, तो धारा का मान हमें इसमें और इसमें दोनों में प्राप्त हो सके। यानी कि अब ये क्या बन गया, एक एम्पियर मीटर बन गया। तो कुल मिलाकर के वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर बनाने के लिए निम्न मान के प्रतिरोध को, इसको हम शंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस प्रकार की युक्ति को शंट, शंट करके जोड़ दिया जाता है, यानी कि पैरेलल में जोड़ दिया जाता है वोल्ट मीटर के। और एम्पियर मीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो प्रतिरोध हमारा एम्पियर मीटर का होता है, उस प्रतिरोध, उस एम्पियर मीटर के सीरीज में एक उच्च मान प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिसको मल्टीप्लायर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया वोल्ट मीटर को आमीटर बनाना और आमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओम मीटर की। देखिए ओम मीटर जो होता है ये हमारे जो एम्पियर मीटर या आमीटर और वोल्ट मीटर से पूरी तरह से विपरीत होता है, ठीक है। इसका उपयोग हम कब कर सकते हैं, देखिए वोल्ट मीटर और आमीटर को हम चालू सप्लाई में डायरेक्ट ही परिपथ से जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर मुझे किसी उपकरण की वोल्टेज या धारा नापना है, तो वो उपकरण या वो मशीन चालू कंडीशन में है तो भी मैं उसमें क्या नाप सकता हूँ, वोल्टेज और एम्पियर नाप सकता हूँ। लेकिन वोल्ट मीटर में ऐसा नहीं होता। वोल्ट मीटर में पहले हमें उस परिपथ की विद्युत सप्लाई को अलग करना होता है या बंद करना होता है। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, ये है हमारा ओम मीटर। ओम मीटर यानी आप सीधा समझ गए होंगे, ओम किसकी इकाई है, प्रतिरोध की। किसकी इकाई है, प्रतिरोध की। तो सीधी बात है, इसका उपयोग काय में किया जाना चाहिए, प्रतिरोध को नापने के लिए, ठीक है। इसका उपयोग हमेशा आप याद रखना कि बंद परिपथ में ही करना है। किसमें करना है, बंद परिपथ हो उसी में करना है, चालू में मत जोड़ देना, ठीक है। पहले उस परिपथ को बंद करेंगे आप, इसके बाद में ओम मीटर को हम यहाँ पर जोड़ते हैं समांतर क्रम में। देखिए अब यहाँ पर इसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की होती है। यहाँ जो होता है, ये मान के चलिए आप कि इसके अंदर, जब आप एक बार बताइए, जब इसको हम सप्लाई में जोड़ेंगे नहीं तो इसके अंदर कैसे वोल्टेज पैदा होगी और किस प्रकार से कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज, वोल्ट मीटर आमीटर से किस प्रकार भिन्न है। सब पहली बात तो इसको सीधे परिपथ में नहीं जोड़ा जाता, ठीक है, बंद परिपथ में जोड़ा जाता है, बंद परिपथ में जोड़ा जाता है। दूसरा अंतर यह है कि इसका जो पैमाना होता है वो पूरा पूरा उल्टा होता है। पैमाना कैसा होता है, उल्टा होता है। यानी कि देखिए बाकी जो मीटर्स होते हैं उसमें शून्य कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है, क्या होता है, यहाँ होता है। लेकिन इसमें शून्य यहाँ ना होकर दाहिनी दिशा में होता है। कहाँ होता है, दाहिनी दिशा में होता है शून्य, ठीक है, इस तरफ होता है इसमें अनंत। देखिए और इसका जो पैमाना होता है वो रैखिक होता है। इसमें जो प्रणाली हम उपयोग करते हैं, अंदर जो यंत्र उपयोग करते हैं वो करते हैं हम PMMC। आप बताइए PMMC क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल क्या होता है, ये बहुत कम मान की विद्युत धारा में ही पैमाने पर वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को माप देता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट कॉइल होती है, इसका जो पैमाना होता है वो भी बिल्कुल रैखिक होता है, ठीक है। मूविंग आयरन प्रकार के यंत्र का पैमाना रैखिक नहीं होता है। पहले इसका पैमाना सघन होता है और अंदर बाहर की ओर फिर खुल जाता है, लेकिन इसका एकदम समानुपातिक होता है, अनुपातिक होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर हम सवाल आता है
कि जब इसके अंदर हम बंद परिपथ में इसका प्रयोग करेंगे तो कैसे एक वोल्टेज और कैसे एक धारा और कैसे रजिस्टेंस नापेंगे। तो इसके अंदर देखिए चित्र में आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक बैटरी दिख रही है, ये क्या है, बैटरी, ठीक है, यानी कि डीसी। यहाँ पर एक बैटरी होती है, इसमें संयोजित एक बैटरी होती है जो इसके अंदर एक ज्ञात वोल्टेज को उत्पन्न कर देती है। इसको उत्पन्न करती है, एक वोल्टेज को यहाँ पर ये उत्पन्न कर देती है, जो क्या होता है, जो इस परिपथ के रेजिस्टेंस से होकर जाता है, ठीक है, परिपथ के रेजिस्टेंस से होकर के हो जाता है। और यहाँ पर धारा का मान भी, यहाँ पर धारा भी बहती है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। रेजिस्टेंस अगर हमें नापना है तो V अपॉन आई होगा, यानी कि हमें वोल्टेज और धारा का मान यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए, तभी जाकर के हम अज्ञात रेजिस्टेंस जो यहाँ पर ये लगा हुआ है इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर वहां पर हम नाप लेंगे इस मीटर के द्वारा, और यहाँ पर धारा का मान हमें एम्पियर मीटर के द्वारा यहाँ पर हमें ज्ञात हो जाएगा, और ये आपस में गणना कर करके हमें इस अज्ञात प्रतिरोध का मान इस पैमाने पर यहाँ पर दर्शा देगा, ठीक है। या फिर ये देख लीजिए आप, मुख्य मीटर ये है, इस मीटर पे हमें दर्शा देगा। देखिए अब इसको कार्यप्रणाली से किस प्रकार की होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये दो लीड्स दिख रही हैं, ठीक है। इन दो लीड्स को जब मैं आपस में टच करूंगा, इन दो लीड्स को जब मैं आपस में टच कर दूंगा तो ये सीधी कहां पहुंच जाएगी, शून्य पर पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी, शून्य पर पहुंच जाएगी। तो जब यहां पर मैं इन दोनों को क्या करूंगा, जब टच करूंगा तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस शून्य हो जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस शून्य हो जाएगा मतलब धारा का मान एकदम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सुई है ये कहाँ पहुंच जाएगी, शून्य पर पहुंच जाएगी। और जैसे ही मैं इसको खोलूंगा तो कहां पहुंच जाएगी, अनंत पे। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर धारा का मान बिल्कुल शून्य हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कहां पहुंच जाएगा, अनंत पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर, अब जैसे ही मैं किसी परिपथ से या किसी भी एक उपकरण से इन दोनों लीड्स को इस रेजिस्टेंस, अज्ञात रेजिस्टेंस से जोड़ता हूं, तो ये मीटर यहाँ पर एक निश्चित पैमाने के ऊपर, पूर्वांकित पैमाने के ऊपर हमें सीधे ही ओम का मान या रेजिस्टेंस का मान दर्शा देता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उसको वोल्टेज, एक ज्ञात वोल्टेज है कि मुझे यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई इस डीसी के माध्यम से मिल रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस है ही, तो धारा का मान भी ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ज्ञात कर लेता है, ठीक है। इसमें परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र प्रयोग किया जाता है। अधिक सुग्राहिता के कारण भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पैमाना भी रैखिक होता है और बहुत कम शक्ति व्यय में, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं डीसी का उपयोग कर रहा हूँ, तो डीसी ऐसा तो है नहीं है कि 11 केवी या फिर 440 वोल्ट यहाँ पर उत्पादित कर देगी। तो ये बहुत ही कम शक्ति व्यय में यहाँ पर ये कार्य, इसकी सुग्राहिता बहुत अच्छी, सेंसिटिविटी बहुत संवेदनशील होती है, ठीक है। तो देखिए ओम मीटर में आपको सबसे पहले क्या चीज याद रखना है कि ये रेजिस्टेंस को नापता है। दूसरा, ये हमेशा बंद परिपथ में नापता है, किसी भी उपकरण को हम बंद करेंगे उसके बाद ही इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तीसरा, इसका पैमाना जो होता है, ठीक है, इसका पैमाना बहुत ही उल्टा होता है वोल्ट मीटर और आमीटर की अपेक्षा। इसमें शून्य दाहिनी ओर होता है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि किस प्रकार के मीटर में जो पैमाने पर शून्य दाहिनी तरफ होता है या बाहिनी तरफ होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो इसमें जो शून्य होता है वो दाहिनी तरफ होता है और इसका जो पैमाना होता है वो अनुपातिक होता है, ठीक है। अगर इसमें मैं मूविंग आयरन का उपयोग करूंगा तो उसका पैमाना अनुपातिक भी नहीं होगा, और दूसरी चीज उसमें घूमने वाला पार्ट भी होगा, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग भी होगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम मूविंग कॉइल का उपयोग करते हैं, ठीक है, जो कॉइल घूमती है ना उसका प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से हम इसको यहाँ पर दर्शाते हैं। यहाँ पर ये PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के द्वारा इस संकेतक को हम घुमाते हैं यहाँ पर पैमाने के ऊपर। और आपको क्या याद रखना है, इसमें ये ओम के नियम के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है। वोल्टेज यहाँ के हमें ज्ञात होती है, धारा का मान ये ऑटोमेटिक काउंट कर लेता है और उसके हिसाब से यहाँ में अज्ञात प्रतिरोध यहाँ पर इस पैमाने के ऊपर हमें दर्शा देता है, ठीक है। तो ओम मीटर का उपयोग आप समझ गए, ओम मीटर क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें परमानेंट मैग्नेट कॉइल। ये आपको चाहिए, 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखना है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जो चीजें मैंने आपको अभी बताई है, क्योंकि इसी के ऊपर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज्यादा इसमें हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि
इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में उनको पता है कि इलेक्ट्रिशियन को इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तभी तो वो इलेक्ट्रिशियन कहलाएगा। अन्यथा उसको पता ही नहीं है कि कौन से मीटर से क्या नापे और किस प्रकार से नापे, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI करने का। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें बेसिक होती है, ये हमें पता होना चाहिए। एक चीज और आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस प्रकार का जो मीटर होता है, देखिए इस प्रकार के जो मीटर होते हैं, इन मीटरों को दोनों ही प्रकार से परिपथ के साथ जोड़ दिया जाता है, या तो श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। देखिए उनको कब कब जोड़ा जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। श्रेणी और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में हमें कब जोड़ना है, जब हम यहाँ पर मध्यम या उच्च वोल्टेज, ठीक है, मध्यम और उच्च प्रतिरोध जब हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है, मध्यम या उच्च प्रतिरोध हमें किसी भी उपकरण का ज्ञात करना होता है, तो इस मीटर को हम कहाँ लगाते हैं, उस परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और जब हमें यहाँ पर निम्न या मध्यम प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, निम्न या मध्यम प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, तब हम इस परिपथ को या इस मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर ओम मीटर से हमें अगर मान लो उच्च मान का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, तो इसको परिपथ में किस प्रकार का संयोजन किया जाता है, तो किस प्रकार का, श्रेणी प्रकार का संयोजन किया जाता है। और अगर हमें निम्न प्रतिरोध ज्ञात करना है किसी परिपथ का, तो वोल्ट मीटर को हमें परिपथ में किस प्रकार संयोजित करना है, समांतर रूप में संयोजित करना है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। लेते हैं कुछ अन्य प्रकार के मीटर्स के बारे में। तो देखिए, जैसे मुझे प्रतिरोध नापना है, ठीक है, तो मुझे एक अलग मीटर की आवश्यकता होगी, यानी कि जो हमारा ओम मीटर होता है उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, धारा नापनी है तो एम्पियर मीटर की आवश्यकता होगी, और वोल्टेज नापना है तो वोल्ट मीटर की आवश्यकता होगी। यानी कि मुझे 3 राशियों को नापने के लिए 3 मीटरों को कैरी करके चलना पड़ेगा, तब जाके मैं अलग अलग नापूंगा। लेकिन देखिए साइंस बहुत हाईटेक हो गया है, अब इन तीनों मीटरों को एक ही मर्ज कर दिया गया है। क्या क्या किया गया है, एक ही मर्ज कर दिया जाता है। जब इन तीनों मीटरों को एक ही मीटर में मर्ज कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं यहाँ पर मल्टीमीटर। यानी कि एम्पियर को, वोल्टेज को और रेजिस्टेंस को मैं एक ही मीटर के द्वारा नाप सकता हूं। आपको चित्र में दिख रहा होगा एक मीटर, ठीक है, इसी प्रकार का मीटर होता है। ठीक है, इसमें एक रोटरी स्विच दिख रहा है बीच में आपको, ये रोटरी स्विच बीच में जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये रोटरी स्विच होता है। इसके माध्यम से हम उचित परास सेट करके उसमें एम्पियर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को नाप सकते हैं। वो AC में नापना है कि DC में नापना है, वो आपकी कार्यप्रणाली के ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपके माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा, स्रोत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन से स्रोत की बिजली या विद्युत धारा वहां पर इस मीटर के अंदर देना है। तो इस प्रकार का मीटर होता है, इनको हम कहते हैं मल्टीमीटर। ठीक है, या इनको एवोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, एवोमीटर, अगर एग्जाम में नाम आ जाए एवोमीटर, तो ए से आ गया मेरा क्या, एम्पियर, ठीक है, ए से एम्पियर, V से हो गया वोल्टेज, और O से हो गया ओम मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और ओम मीटर। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, एवोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो मीटर होते हैं आजकल यही प्रयोग करते हैं, सिंगल मीटर बहुत कम उपयोग। जहां पर जहां पर कोई स्थिर कोई दुकान है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल की शॉप है, अगर वहां पर अगर हमारे पास उस समय मल्टीमीटर उपयोग में नहीं है, तो हमें जो चीज की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ती है, हम वो मीटर वहां पर उपलब्ध रखते हैं। ठीक है, तो देखिए मल्टीमीटर जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मल्टीमीटर जो होता है वो होता है एनालॉग प्रकार का, कौन सा, एनालॉग। और दूसरा होता है डिजिटल, कौन सा होता है, डिजिटल मीटर। ठीक है, एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है यहाँ पर डिजिटल। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर देखिए चित्र दिख रहे हैं 2, ये इस प्रकार का मीटर जो होता है ये होता है कौन सा, एनालॉग मीटर, और ये होता है डिजिटल। यानी कि जिसमें ये सुई प्रयोग होती है ना, दिख रही है आपको स्क्रीन की, कि जिसमें सुई प्रयोग होती है उसको कहते हैं हम क्या, एनालॉग मीटर।
और जिसमें ये डिजिट्स दिख रही हैं आपको, एलईडी या एलसीडी डिस्प्ले दिख रही है आपको, इस डिस्प्ले वाले मीटर को हम कहते हैं यहाँ पर डिजिटल मीटर। ठीक है, चलिए अब हम एनालॉग मीटर और डिजिटल मीटर के बारे में विस्तार से जानते हैं कि एनालॉग मीटर किस प्रकार से कार्य करता है और डिजिटल मीटर की कार्यप्रणाली क्या होती है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एनालॉग मीटर की। तो देखिए एनालॉग जो मल्टीमीटर होता है, एनालॉग का मतलब ये होता है जो कि एक पूर्वांकित पैमाने पर किसी भी एक संकेतक के द्वारा हमें यहाँ राशि का मान बताता है। जो विद्युतिक राशि हमें रेजिस्टेंस नापना है, कि वोल्टेज नापना है, कि धारा नापना है, उसका मान ये पूर्वांकित पैमाने पर एक सुई या संकेतक के माध्यम से देता है, उसको हम एनालॉग मीटर कहते हैं। ठीक है, देखिए एनालॉग मीटर जो होता है वो पीएमएमसी, समझ गए क्या लिखा है मैंने? पीएमसी पहले बताया है मैंने, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल यंत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आप बोलेंगे कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल तो सिर्फ डीसी पर कार्य करती है, इसको एसी पर कार्य करवाना तो क्या करेंगे? इसको अगर एसी पर कार्य एसी पर कार्य करवाने के लिए हम इसमें रेक्टिफायर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? दिष्टकारी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दिष्टकारी, मतलब रेक्टिफायर का उपयोग करेंगे। तो रेक्टिफायर उस एसी को किस में कन्वर्ट कर देगी? डीसी में कन्वर्ट कर देगा, और ये पैमाना उसका मान यहाँ पर पूर्वांकित पैमाना उसका मान बताता है। ठीक है, तो एनालॉग मल्टीमीटर आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है, इस प्रकार से दो लीड्स निकली हुई होती हैं बाहर की ओर। ठीक है, अब देखिए एनालॉग मीटर यहाँ पर एसी और डीसी दोनों में ही कार्य कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मुझे एम्पियर ज्ञात करना है, ठीक है, मुझे क्या ज्ञात करना है इसमें? एम्पियर। तो जो रोटरी स्विच होता है बीच में, उसको मैं घुमाकर पहले एम्पियर वाले पॉइंट पे उसको सेट कर लेता हूं, और इसको कहाँ याद रखिए आप, इसको लोड, जब धारा नापना होता है तब क्या होता है, हम इसको लोड के सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, इसको सीरीज में लगाते हैं। देखिए जब धारा नापना हो तो इस मीटर को सीरीज में, ये आप देख लीजिए सीरीज में। जब वोल्टेज नापना हो तो इसको पैरेलल में। ठीक है, और जब प्रतिरोध नापना हो तो इसको सीरीज में हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको अलग अलग तरीके से प्रयोग करना होता है। धारा को नापा है आपने तो यहाँ पर सीरीज में लगा दीजिए, वोल्टेज को नापना है तो इसको पैरेलल में कनेक्ट करिए, रेजिस्टेंस को नापना है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमेशा बंद परिपथ में ही पैदा होता है। ठीक है, किसी भी मशीन का रेजिस्टेंस नापना है तो दोनों के बीच में लगा दीजिए आप, इसको पैरेलल या सीरीज में लगाकर हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस किस प्रकार से नापा जाता है। तो ये होते हैं देखिए एनालॉग मीटर। आजकल इनका प्रयोग तो काफी प्रचलन में बंद सा हो गया है। ठीक है, इसका प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं टीवी वगैरह आज भी इन्हीं का जो पैमाना होता है उसी को ही वो लोग मानते हैं। ठीक है, जो डिजिटल मीटर होता है ना, जो डिजिट वाला उनको बहुत कम आजकल पुराने लोग जो टीवी वगैरह सुधारते हैं देखा होगा, वो अपने साथ मीटर लेके आते हैं, तो इसी प्रकार का मीटर लेकर के आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको इस पर ज्यादा भरोसा होता है। ठीक है, वो उन डिजिट्स जो होती हैं, जो नंबर उस पर दिखते हैं डिस्प्ले पर, उन पे वो ज्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनने क्या है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो इन्हीं मीटरों के द्वारा वो इतने मैकेनिक बनते हैं, या इतनी उनको अनुभव हो जाता है कि ये किस प्रकार के पैमाने पर कितनी राशि दर्शाता है। तो देखिए एनालॉग मीटर जो होगा वो सीधी बात है आपके मूविंग कॉइल सिद्धांत पे कार्य करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एसी और डीसी दोनों पर ही कार्य करता है। जब इसमें डीसी देना होता है तो डायरेक्ट ही दे देते हैं हम, जब इसमें एसी इनपुट देना होता है तो उसके बीच में हम रेक्टिफायर इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया एनालॉग मल्टीमीटर। अब बात करते हैं हम मेन मुख्य जो हमारा है वो है डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर किस प्रकार का दिखता है, कैसा होता है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। अब बात करते हैं हम डिजिटल मीटर की। देखिए ये चित्र आपको दिख रहा है, डिजिटल मीटर इस प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था, जिसमें हम किसी भी वैद्युतिक राशि का मापन उसके अंकों के माध्यम से करते हैं। ये बहुत ही सटीक होता है। क्या होता है? सटीक। इसमें किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, कोई नियंत्रण प्रणाली नहीं होती, कोई अवमंदन प्रणाली नहीं होती, किसी प्रकार की कोई सुई इसमें प्रयोग या संकेतक प्रयोग नहीं होता, ना किसी प्रकार की ऊर्जा की इसमें मैग्नेटिक कॉइल होती है। ठीक है, ये पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसमें डिवाइसेस प्रयोग की जाती हैं।
कौन कौन सी डिवाइसेस इसमें प्रयोग की जाती है, ये जो नंबर है ये इस पर कैसे दिखते हैं। देखिए ये आपको एक छोटी सी मैंने एक चित्र बनाया है, ये डिस्प्ले, इसको बोलते हैं हम क्या, ये डिस्प्ले होती है हमारी, ठीक है, जिस पर हम नंबर देखते हैं। ये हमारा रोटरी स्विच होता है, क्या होता है, रोटरी स्विच होता है। ये हमारी लीड्स होती हैं, क्या होती हैं, लीड्स, ठीक है, 2 लीड निकली होती है यहाँ पर। देखिए डिजिटल मल्टीमीटर एक इस प्रकार का मीटर है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बदलता है, यानी कि डिजिट्स में बताता है। अब मैंने एनालॉग नाम लिया। सबसे पहले क्या इसमें डिवाइस प्रयोग करते हैं, सबसे मुख्य कार्य होता है एडीसी का। एक युक्ति होती है इसके अंदर, इस मीटर के अंदर एडीसी, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यानी कि ये जो युक्ति होती है ये सिग्नल्स को प्राप्त करती है, कौन से, एनालॉग, और उसको डिजिटल में बदलकर यहां पर नंबर इसमें प्रदर्शित कर देती है। उसको बोलते हैं हम एडीसी प्रणाली, ठीक है, या युक्ति कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, ये युक्ति कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो इनपुट वोल्टेज हम इसमें देते हैं, इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई किया जाता है, क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। कैसे किया जाता है, इस एम्पलीफायर लगा होता है जिसमें इस मीटर को जितनी वोल्टेज या जितने मान की धारा चाहिए होती है वो उसको कम या ज्यादा करता है, कम या ज्यादा करता है क्या, एम्पलीफायर, ठीक है। कितने परास की या कितने मान की वोल्टेज इस यंत्र को चाहिए है, उस डिवाइस को चाहिए है, वो उसको कम करके या बढ़ा करके इस एडीसी प्रणाली को दे देता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए जब हम इसको, इसमें ना तो कोई प्रकार का मूविंग कॉइल होता है, ठीक है, और ना ही कोई एमआई टाइप के यंत्र होते हैं, यानी मूविंग आयरन, इसमें दोनों ही प्रणाली उपयोग नहीं की जाती है। ये अपने आप में स्वयं एक नई प्रणाली होती है क्योंकि ये डिजिटल होता है, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स होता ही नहीं है, ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर अपना स्वयं का वोल्टेज पैदा करने के लिए डीसी हमारा एक बैटरी इसमें जरूर लगी होती है, जो खुद का ही वोल्टेज उत्पन्न करती है, और वो ही जो वोल्टेज होता है वो उस रेजिस्टेंस में जाता है, वो उसमें से धारा भी नाप देता है। अगर मैं इसमें डीसी करंट दे रहा हूं तो वो रेजिस्टेंस के माध्यम से वोल्टेज को नाप देता है। तो इस प्रकार से ये क्रम इसमें चलता रहता है। तो इसमें हम रेक्टिफायर भी उपयोग करते हैं, ठीक है, रेक्टिफायर, क्योंकि भाई एसी को डीसी में अगर बदलना है मुझे तो मुझे रेक्टिफायर की आवश्यकता पड़ेगी। एक एडीसी प्रणाली होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1, मतलब बाइनरी नंबर बोलते हैं उनको, ठीक है, उनको बाइनरी नंबर। तो ये जो सिग्नल प्राप्त करती है ना, इस सिग्नल को वो एम्पलीफायर के माध्यम से उसको बढ़ा करके बढ़ा देती है और उसको फिर इस एडीसी को भेजती है, जो एडीसी उस एनालॉग सिग्नल को उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर करके ये यहाँ पर इसको नंबरिंग में वो व्यक्त कर देती है। तो इस प्रकार की प्रणाली डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं, ठीक है। इसमें हम एम्पियर को, वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को और कई प्रकार की जो हमारी राशियां होती हैं वैद्युतिक, उनको भी यहाँ पर नाप सकते हैं, जो किसी का गुणनफल नहीं होती है, ठीक है। डायरेक्ट जिसकी राशि निकाल सकते हैं उन्हीं को ही हम इसमें नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। चलिए अब बात करते हैं हम अगले मीटर के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम वाट मीटर के बारे में, ठीक है। देखिए जो हमारे वोल्ट मीटर, जो मल्टीमीटर होते हैं ना, उनसे हम डायरेक्ट वाट जो होता है, वाट मीटर यानी उस शक्ति को नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें थोड़ा सा अलग ही मीटर की आवश्यकता होती है, इसको बोलते हैं हम वाट मीटर, ठीक है। देखिए ये एनालॉग डिजिटल दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। वाट मीटर का मतलब होता है किसी वैद्युतिक राशि या शक्ति को नापना। किसको नापना, शक्ति, यानी उस परिपथ की शक्ति या पावर को नापने के लिए जिस मीटर का उपयोग किया जाता है उसको हम वाट मीटर कहते हैं, ठीक है। तो वाट मीटर क्या होता है, देखिए वाट मीटर जो हमारा W होता है ना, वो क्या होता है, हमारा वोल्टेज और धारा का गुणनफल होता है, ये डीसी के लिए, ठीक है। किसका गुणनफल होता है,
वोल्टेज और धारा दोनों के गुणनफल, दोनों का मान ज्ञात करके उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर वाट की वैल्यू निकाली जाती है। और अगर एसी की बात करूंगा मैं, देखिए वोल्ट मीटर से मैं क्या करूंगा, अलग अलग मीटर अगर मेरे पास है तो वोल्ट मीटर से पहले मैं क्या करूंगा, वोल्टेज नाप लूंगा और एम्पियर मीटर से धारा नाप लूंगा, दोनों का इंटू कर दूंगा तो मेरा वाट निकल आएगा। ठीक है। और एसी के लिए अगर मुझे डब्ल्यू यानी वाट यानी शक्ति की आवश्यकता हो, मान की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर वोल्टेज इंटू आई इंटू कोस फाई यानी कि पावर फैक्टर यहाँ पर बढ़ जाता है। मुझे पावर फैक्टर के मान की भी आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो वोल्ट मीटर से मैंने वोल्टेज नाप लिया, एम्पियर मीटर से एम्पियर नाप लिया, और पावर फैक्टर मीटर से मैंने पावर फैक्टर नाप लिया, और तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे एसी की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसको P से भी दर्शाते हैं। ठीक है, ये डिनोट करते हैं P से भी, W या P। ठीक है, पावर। तो इस प्रकार से वाट मीटर जो होते हैं हमारे, वो शक्ति को मापते हैं। तो ये जो वाट मीटर होते हैं ये हमारे होते हैं दो प्रकार के, एक होता है डायनेमो वाट मीटर, दूसरा होता है इंडक्शन वाट मीटर। ठीक है, इंडक्शन टाइप वाट मीटर। डायनेमो वाट मीटर जो होते हैं वो एसी और डीसी दोनों पर ही कार्य करते हैं, लेकिन इंडक्शन टाइप मीटर केवल एसी पर ही कार्य करता है। ये बात आपको याद रखना है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो डायनेमो वाट मीटर होते हैं वो एसी और डीसी दोनों पर वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, और जो इंडक्शन टाइप वाट मीटर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसी पर ही कार्य करते हैं। डीसी पर कार्य कराने के लिए उसमें फिर अलग युक्ति हमें वहां पर प्रयोग करना पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायनेमो टाइप वाट मीटर के बारे में। ये कैसा दिखता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। डायनेमो टाइप वाट मीटर, ठीक है, इसका पहला जो हम भाग पढ़ रहे हैं वो है डायनेमो टाइप वाट मीटर। ये आपको चित्र यहाँ पर दिख रहा है, ये कहलाता है, इस प्रकार का होता है डायनेमो टाइप वाट मीटर, जिसमें क्या होती है, दो मुख्य कॉइल्स होती हैं। एक कॉइल आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, दो पार्टीशन में, ये इसको कहते हैं हम स्थिर कॉइल। कौन सी कॉइल होती है, ये स्थिर कॉइल होती है, या इसको हम करंट कॉइल भी कहते हैं, करंट कॉइल। ठीक है, इसका एक नाम क्या है, करंट कॉइल। ये और ये दोनों, ठीक है, मान लिया मैं इसको करंट कॉइल C1 और C2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, एक होती है हमारी ये वाली कॉइल दिख रही है आपको, ये होती है फिक्स कॉइल, फिक्स कॉइल, या इसको हम प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। देखिए, अब ये जो देखो डायनेमो का मतलब ये होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यानी कि हम यहाँ पे एनालॉग की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम पहले यहाँ पर एनालॉग मीटर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, एनालॉग वाट मीटर की। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये यंत्र जो होता है ये एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है। पहली चीज नोट डाउन कर लीजिए, एसी और डीसी दोनों पर, क्योंकि ये मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र होता है। ठीक है, और इसमें भी हम वही रेक्टिफायर का उपयोग करेंगे एसी को डीसी बदलने के लिए। कौन सा होता है ये, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, परमानेंट, इसमें कॉइल ही घूमती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ तो ये जो यहाँ पर करंट कॉइल है, ठीक है, यहाँ पर इन करंट कॉइलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है लोड के। ठीक है, देखिए श्रेणी क्रम में लगा है ये लोड के, यहाँ पर लोड है, और जो प्रेशर कॉइल होती है उसको समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, करंट कॉइल या स्थिर कॉइल को लोड के यहाँ पर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और जो प्रेशर कॉइल या फिक्स कॉइल होती है या मूविंग कॉइल जो होती है उसको हम यहाँ पर समांतर में लगाते हैं। और जो मूविंग कॉइल होती है उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोधक यहाँ पर लगा होता है, उच्च मान प्रतिरोधक। क्या लगा होता है, प्रतिरोधक। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखना, जो ये स्थिर कॉइल या करंट कॉइल है, इनका जो तार होता है ये मोटे तार की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, मोटे तार की यहाँ पर बनाई जाती है ये करंट कॉइल। क्यों बनाई जाती है, ताकि इसका रेजिस्टेंस कम रहे, कम रेजिस्टेंस रहे। कम रेजिस्टेंस क्यों रहे भैया, कम रेजिस्टेंस इसलिए रहे ताकि लोड की जो पूरी धारा है वो इसमें से बह सके। ठीक है, इसमें से प्रवाहित हो सके, निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सके। और यहाँ पर ये जो हमारा
प्रेशर कॉइल होती है इसका तार पतला रखा जाता है और यहाँ इसका प्रतिरोध उच्च होता है। क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होता है इसका। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें धारा का मान कम रहे और वोल्टेज यहाँ पर अधिक हो, जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस अधिक रखा जाता है, जिसमें वोल्टेज निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सके। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अगर यहाँ पर वाट की गणना करनी है तो हमें वोल्टेज और धारा का मान यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज और धारा का गुणनफल ही क्या होता है? शक्ति होता है। अब इसकी कार्यप्रणाली हम समझते हैं। जैसे ही यहाँ पर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो इस कॉइल का भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जो हमारी स्थिर कॉइल है, और मूविंग कॉइल का भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर उपस्थित या उत्पन्न हो जाएगा। तो एक ही स्थान पर दो चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेंगे, जिसके कारण ये जो मूविंग कॉइल है ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करती है, बलाघूर्ण। क्या बोलते हैं उसको हम? एक टॉर्क या बलाघूर्ण का अनुभव करती है, जो कि फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार ये कॉइल क्या होती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि विक्षेप हो जाती है, जिससे पैमाना हमारा चलने लगता है। अब क्या होता है देखिए, यहां पर जो इस कॉइल का बलाघूर्ण है, ठीक है, बलाघूर्ण या बल है, वो इसमें धारा के सीधे समानुपात में होता है। किसके? धारा के सीधे समानुपात में होता है। किसमें? स्थिर कॉइल और करंट कॉइल की विद्युत धारा के। और जो प्रेशर कॉइल, इसमें जो उत्पन्न टॉर्क बल है वो वोल्टेज के समानुपात में होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो क्या होता है, इसका संपूर्ण जो टॉर्क होता है, संपूर्ण टॉर्क वोल्टेज और धारा के सीधे समानुपात में होता है, जिसको हम टॉर्क समानुपात W, V इंटू आई क्या होता है? W, यानी कि वाट यानी शक्ति। तो यहां पर सीधा ये हमें वाट में दिखा देता है। इसका धारा का और वोल्टेज इन दोनों का गुणनफल करके ये जो संकेतक है ये हमें सीधा वाट यहाँ पर बता देता है कि इस परिपथ का इतना वाटेज उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायनेमो टाइप वाट मीटर। महत्वपूर्ण बात आपको यही याद रखना है इसमें कि एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, वाट मीटर जो होता है डायनेमो टाइप वाट मीटर। तो यहाँ पर ये सूत्र आपको याद करना है। ये देखिए, ये जो V इंटू आई लिखा है ये मैंने डीसी के लिए लिखा है। अगर एसी के लिए मैं लिखता तो क्या लिखता? T समानुपात है V इंटू आई कोस फाई। ठीक है, यहाँ पर पावर फैक्टर या यहाँ पर एंगल भी यहाँ पर आ जाता। ठीक है, जो वोल्टेज धारा के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, उसका भी मान यहाँ पर हम ऐड करते। ठीक है, तो एसी के लिए ये होगा और डीसी के डायरेक्ट T समानुपाती या अनुक्रमानुपाती V इंटू आई होता है। तो ये होता है डायनेमो टाइप वाट मीटर। इसकी कार्य प्रणाली आप समझ गए होंगे, इसमें क्या क्या चीजें हम उपयोग करते हैं वो समझ गए होंगे। इसमें देखिए ये जो होता है, ये जो मूविंग कॉइल होती है ना, तो सीधी सी बात है इसमें जो अवमंदन प्रणाली वो कौन सी होगी? वो एडी धारा अवमंदन प्रणाली होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक एल्यूमिनियम के खोल के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए डायनेमो टाइप वाट मीटर का आपको कार्य प्रणाली है। किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आपका डाउट उसमें अलग से क्लियर कर दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं इंडक्शन टाइप वाट मीटर के बारे में, जो कि सिर्फ काय पे कार्य करता है? एसी पर कार्य करता है। चलिए उसकी कार्य प्रणाली भी हम समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप, इंडक्शन टाइप वाट मीटर के बारे में। देखिए ये सबसे पहला नोट डाउन आप कीजिएगा, ये सिर्फ एसी पर कार्य करता है। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें यहाँ पर कोई मूविंग कॉइल नहीं होती, कोई मूविंग कॉइल यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, इसमें कॉइल की जगह यहाँ पर डिस्क घूमती है। क्या घूमती है? डिस्क घूमती है। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर प्रेशर कॉइल। ठीक है, कौन सा दिख रहा है? ये प्रेशर कॉइल होती है ये। ठीक है, इस मैग्नेट के ऊपर ये लपेटी गई है, जो ये पूरी क्या होती है? हमारी प्रेशर कॉइल होती है। ठीक है, ये होती यहाँ पर करंट कॉइल। इसको क्या बोलते हैं? करंट कॉइल। इसको मूव प्रेशर कॉइल कहा जाता है। ठीक है, ये है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है आपकी डिस्क। ठीक है, यहाँ पर कॉइल की जगह क्या घूमती है? ये डिस्क घूमती है। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करता हूं तो यहाँ पर प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल दोनों में ही, देखिए एसी प्रवाहित करूंगा मैं, अब ध्यान रखना आप, दोनों में ही क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र देखिए
एसी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, मान के चलिए ये यहाँ पर एक समान होता है, इसको शेडेड पोल यहाँ पर लगाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर तीन, इनको कहते हैं हम शेडेड पोल। जो क्या होता है, इसके चुंबकीय क्षेत्र और इसके चुंबकीय क्षेत्र यानी कि प्रेशर कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र और करंट कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र में कुछ अंतर पैदा कर देता है, थीटा डिग्री का। थीटा डिग्री कोण यहाँ पर ये क्या करता है, पैदा कर देता है, जिससे क्या होता है, ये जो डिस्क होती है ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करती है, जिसमें किसी भी एक दिशा में ये घूम जाती है। टॉर्क इसमें उत्पन्न हो जाता है, किसके कारण होता है, वो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इन शेडेड पोल के माध्यम से। अगर ये नहीं होंगे तो चुंबकीय क्षेत्र एक दिशीय होगा, जिसके कारण ये जो डिस्क है ये घूम नहीं पाएगी, उधर वही वही ये मटकती रहेगी, क्योंकि एक दिशीय चुंबकीय क्षेत्र वहां पर उत्पन्न होगा। अब क्या होता है, देखिए जो ये सीधा सा, अब यहाँ तो इंडक्शन की बात चल रही है, तो एक चीज और याद रखना, ये जो मीटर होता है ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो होती है ना हमारी, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पर शेडेड पोल के द्वारा क्या चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, आगे पीछे हुआ, यानी कि कुछ कोण बना। तो यहाँ पर जो हमारा जो वोल्टेज और करंट के बीच का कोण है वो भी 90 डिग्री पश्चिमगामी हो जाता है। ठीक है, धारा जो होती है यहाँ पर वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी कोण यहाँ पर बन जाता है, जिसको हम पावर फैक्टर मीटर के द्वारा उसको ज्ञात कर सकते हैं उस कोण को। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा टॉर्क होगा ये जो होगा V इंटू आई कोस फाई, क्या कोस थीटा कह सकते हैं आप, वी आई कोस थीटा यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। तो देखिए टॉर्क जो होगा वी आई के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर W इजिकल टू क्या हो गया, W इजिकल टू हो गया हमारा V इंटू आई कोस फाई। यहाँ पर ये वाट मीटर में हमें संकेतक के माध्यम से, बाकी जो कार्यप्रणाली में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैंने उसी को हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पर हम इंडक्शन टाइप एक मान के लिए मोटर का ही हम यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, मोटर की ये पंखी है, ठीक है, यहाँ पर मूविंग, यहाँ पर स्थिर एक कॉइल लगी हुई है जो करंट कॉइल है। देखिए मैं बताया था जो करंट कॉइल होती है, ठीक है, करंट कॉइल क्या होती है, मोटे तार की बनी होती है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, यहाँ पर इसमें धारा का मान अधिक हो, रेजिस्टेंस कम होता है। ये पतले तार का बना होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा प्रेशर कॉइल होती है ये पतले तार की बनी होती है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और इसमें से वोल्टेज आसानी से ड्रॉप हो सकता है, इसलिए इनको इस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, इंडक्शन टाइप वाट मीटर। ठीक है, तो ये जो यंत्र होते हैं ना, ये यंत्र क्या होते हैं, बहुत कम मान के विद्युत धारा या फिर वोल्टेज को नापते हैं। अगर मान के चलिए मुझे अधिक मान का यहाँ पर वोल्टेज नापना है तो मैं इसके साथ में एक करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी उपयोग कर सकता हूँ इसकी परास को बढ़ाने के लिए। और ये जो यंत्र होता है इंडक्शन टाइप वाटमीटर, ये सिर्फ एसी पर ही कार्य क्यों करता है, क्योंकि इसका सिद्धांत ही सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट वाली मोटर का होता है, इसीलिए इसका उपयोग इसका सिर्फ ये एसी पर ही कार्य करता है। तो ये हो गए हमारे दोनों टाइप के, इंडक्शन टाइप मीटर और डायनेमो टाइप वाट मीटर। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे इसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वाट मीटर। अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी मीटर्स के बारे में। तो एनर्जी मीटर का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा मीटर। एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा। ठीक है, यानी कि ऊर्जा की खपत को नापने वाला मीटर, ऊर्जा की कुल खपत को नापने वाले मीटर को हम क्या कहेंगे, एनर्जी मीटर। जो आपके घरों के बाहर जो बिजली के मीटर लगे होते हैं ना घरों में, उनको हम एनर्जी मीटर ही कहते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार के होते हैं, इंटीग्रेटिंग प्रकार के। मैंने आपको मीटर्स के बारे में बताया था कितने प्रकार के मीटर, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार के मीटर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए एनर्जी मीटर किस प्रकार के मीटर के अंतर्गत, प्रणाली के किस प्रकार के मीटर वर्ग के अंतर्गत आता है। तो किस प्रकार के अंतर्गत आता है, इंटीग्रेटिंग प्रकार के। ठीक है, इंटीग्रेटिंग प्रकार के मीटर के अंतर्गत ये एनर्जी मीटर हमारा आता है। ठीक है, देखिए ये मीटर कई प्रकार के होते हैं। पहले जो मीटर चलते थे आपने देखा होगा, वो चलते थे इस प्रकार के मीटर, फेरेंटी टाइप के, बाकी जिसमें गियर्स लगे होते थे, जिसमें डिजिट्स जो है ऊपर नीचे होती थी। ठीक है, गोल गोल होती थी। लेकिन आजकल देखिए डिजिटल हो गया है, तो आजकल उस प्रकार के डिजिटल मीटर हम प्रयोग करते हैं। हमारे घरों के बाहर जो मीटर लगे होते हैं
आज भी कई जगह, पुरानी जगह वो वाले मीटर प्रचलन में है, लगे हुए हैं पुराने। आपने कभी देखा होगा तो देखिए, आपको ये चित्र दिख रहा है, यहाँ पर चित्र देखिए, इस प्रकार का मीटर आपने देखा होगा, ठीक है, चित्र आपको दिख रहा है। इस प्रकार का एनर्जी मीटर होता था पहले, ठीक है। इसमें क्या होता था, इस प्रकार के घूर्णन करने वाले छोटे छोटे गियर्स लगे होते थे, जो विद्युत धारा मान के आधार पर ये गति करते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए ये थ्योरी का चैप्टर है, इसमें हमें बेसिक भी पढ़ना है, कहाँ से हम जीरो लेवल से स्टार्ट हुए हैं, कहाँ से। इसके बाद हम डिजिटल मीटर भी पढ़ेंगे। डिजिटल मीटर का मतलब ये होता है जो डिजिट्स में हम मीटर हमारे घरों में आजकल लगे हैं, जिनमें हम डायरेक्ट डिस्प्ले के ऊपर रीडिंग को देख सकते हैं KWH में, ठीक है। किसमें नापता है ये एनर्जी मीटर? KWH। याद रखना, KWH लिखने का भी अलग अलग तरीका होता है। देखिए KWH इस प्रकार से लिखते हैं, K स्मॉल होता है, W होता है यहाँ पर बड़ा, ठीक है, और H होता है स्मॉल। इस प्रकार से ये भी कभी कभी एग्जाम में ये छोटी सी चीज पूछ ली जाती है कि बताइए KWH का सही रूपांतरण क्या है, तो वो इस प्रकार से कैपिटल K लिख देगा, कैपिटल W, स्मॉल h। तो आपको KWH भी लिखना आना चाहिए। KWH में स्मॉल k होता है, कैपिटल हमारा W होता है, और H होता है हमारा क्या, ये H होता है स्मॉल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी मीटर के प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे, तो कई प्रकार के मीटर होते हैं। जो मुख्य मीटर होते हैं हम उनके बारे में बात कर, थोड़ी सी कार्य प्रणाली उनकी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मोटर सिद्धांत के आधार पर मीटर कितने प्रकार के होते हैं। मोटर सिद्धांत यानी कि यहाँ पर डीसी की बात हो रही है, देखिए, क्योंकि इस प्रकार के जो मीटर होते हैं वो डीसी मोटर सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो मोटर सिद्धांत के आधार पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है मेरा फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर। कौन सा है? फेरेंटी एम्पियर घंटा, यानी AH मीटर, ठीक है। एम्पियर आवर मीटर, कौन सा? फेरेंटी। इसको फेरेंटी मरकरी मीटर भी कहते हैं। मरकरी का मतलब क्या होता है? पारा, ठीक है, क्योंकि इसमें पारे का उपयोग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस प्रकार का मीटर जो बात कर रहा था, मैंने आपको चित्र बताया अभी, ये उस प्रकार का मीटर होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, ये इस प्रकार से गियर्स लगे होते हैं, ये प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर आधारित होते हैं, ठीक है। अब इनको कौन घुमाता है, किस प्रकार से घुमाता है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड इसमें उत्पन्न होती है, वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर थोड़े पार्ट्स हम जान लेते हैं। देखिए ये तो हो गई इसकी डिस्प्ले, ठीक है, ये इसकी डिस्प्ले हो गई, जहां पर नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पर ये आपको लोहे की एक छड़ दिख रही है, क्या है? लोहे की एक छड़ दिख रही है। ये स्पिंडल होता है जो सीधा कहाँ लगा होता है, ये एक लोहे की क्या होती है, डिस्क होती है। क्या होती है? डिस्क। इसमें घूमने वाला पार्ट क्या होती है, डिस्क बोलते हैं, सॉरी डिस्क। घूमने वाला पार्ट एक लोहे की, यहाँ पर तांबे की डिस्क होती है, जो कि पारे के एक पात्र में डूबी रहती है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको ये डॉटेड में दिखा दे रहा हूं, ये पारे का एक पात्र होता है, उसमें ये जो छड़ होती है ये डूबी हुई रहती है। पारे का उपयोग इसलिए किया जाता है, इसलिए इसको फेरेंटी पारा मीटर या फेरेंटी मरकरी मीटर भी कहते हैं, क्योंकि पारा जो होता है, ये जो डिस्क यहाँ पर घूमती है ना, जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है, तो ये डिस्क जब घूमती है तो ये डिस्क और इस जो मैग्नेट के बीच में, ठीक है, ये घर्षण को कम करती है। किसको कम करती है? घर्षण को कम करती है। जैसे जो कम्यूटेटर होता है हमारा, कम्यूटेटर आपने देखा इस प्रकार का कम्यूटेटर होता है, यहाँ पर कार्बन ब्रुश लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो कम्यूटेटर जब घूमता है तो पारे जो ये ब्रुश होते हैं, कार्बन ब्रुश, ये भी घिस जाते हैं, और साथ में हमारा कम्यूटेटर भी थोड़ा सा घिस जाता है। तो इन ब्रश का प्रयोग ना कर करके इसमें क्या होता है, पारे का प्रयोग किया जाता है, जिससे इसके घर्षण को भी कम किया जा सकता है। और दूसरा, पारा जो होता है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, जो कि इनपुट की गई विद्युत धारा को इस डिस्क तक पहुंचाता है, या आर्मेचर, इसमें आर्मेचर की जगह डिस्क प्रयोग की जाती है, ठीक है, डिस्क तक आसानी से पहुंचाता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे KWH की रीडिंग होती है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको एक मैग्नेट, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर ड्राइविंग मैग्नेट। ड्राइविंग मैग्नेट का मतलब होता है जो इस डिस्क को घुमाने में मदद करता है, ठीक है। देखिए ड्राइवर है, यानी कि ये क्या करता है, इस डिस्क को घुमाता है। तो इसके विपरीत दिशा में एक C आकार का चुंबक ये होता है, जिसको हम ब्रेकिंग चुंबक कहते हैं, जो इस डिस्क को रोकने में मदद करता है। जब विद्युत धारा का मान हटा लिया जाता है, तो जब फिर क्या होता है, ये जो ब्रेकिंग चुंबक होता है ये इसको तुरंत रोक देता है। जैसे ही लाइट जाती है और ये हमारे बंद हो जाते हैं ना, देखिए वो कैसे होता है। अब जैसे ही मान लीजिए मैंने अपने घर के अंदर मीटर लगाया, तो जैसे ही मैंने उसमें इनपुट सप्लाई दी, ठीक है, क्या दी मैंने उसमें, इनपुट सप्लाई दी, और यहाँ पर मैंने उस पर लोड डाला। तो जैसे ही यहाँ पर लोड मैंने उसमें डाल दिया, तो ये देखिए एम्पियर मीटर है, ठीक है। एम्पियर मीटर का मतलब क्या होता है,
ठीक है, ये कौन सा है, एम्पियर मीटर है। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, सीरीज में लगाएंगे लोड के। किसके सीरीज में लगता है ये, लोड के सीरीज में लगाया जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही सप्लाई मैंने यहाँ पर दी, यहाँ पर एक वायर मान के चलिए, ये मान लीजिए न्यूट्रल का वायर है, ये फेस का वायर है। तो न्यूट्रल वायर तो सीधा मेरा यहाँ पर लोड वाले से जुड़ जाएगा। दूसरा जो वायर होगा वो इस मीटर में से होता हुआ लोड में जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं विद्युत सप्लाई दूंगा डीसी इनपुट, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो कॉइल दिख रही है आपको, ये है घर्षण, इसको बोलेंगे हम कौन सी कॉइल, ये एक फिक्स्ड कॉइल होती है, इसको हम करंट कॉइल भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई घूमने वाली दूसरी कॉइल प्रेशर कॉइल नहीं होती है, उसकी जगह पर यहाँ पर क्या होता है, ये डिस्क होती है जो घूमती है। तो देखिए यहाँ पर इस जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इसमें जो यहाँ पर जो मरकरी पारा है वो ये डिस्क में से विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और इस घर्षण क्षतिपूर्ति कॉइल में से विद्युत धारा होती हुई लोड में जाएगी, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसके द्वारा ये जो मैग्नेट है यहाँ पर, इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, और ये जो कॉइल लगी है हमारी, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होगा, बलाघूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ये जो डिस्क होगी ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगी, जिसके कारण ये डिस्क यहाँ पर घूम जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही ये घूमेगी तो इस डिस्क से क्या होता है, यहाँ पर ये गियर्स लगे होते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये भी घूमता है, तो ये धीरे धीरे घूमता है। तो ये जो गियर्स होते हैं ये इसकी विद्युत धारा मान के समानुपाती होते हैं, यानी कि जो टोटल टार्क होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। इस क्षतिपूर्ति जो घर्षण कॉइल है इसमें से उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा और जो इसमें से जो डिस्क में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इन दोनों के ही समानुपाती ये वाले जो डिजिट्स होते हैं या फिर गियर्स होते हैं ये हमारे समानुपात में होते हैं। इसीलिए इसको एम्पियर घंटा मीटर ही कहा जाता है, और यह सिर्फ डीसी पर ही कार्य करता है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही यहां से मैंने लोड में से विद्युत धारा का मान हटाया या इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर अब ये जो ब्रेकिंग चुंबक होता है, ठीक है, ब्रेकिंग जो मैग्नेट होता है इसका कार्य चालू हो जाता है। ये डिस्क घूम रही है इस समय। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सप्लाई को हटा लूंगा, तो ये वाली मैग्नेट इस डिस्क को वही तुरंत रोक देगी, बिल्कुल भी नहीं घूमने देगी। अगर मान के चलिए मैं इस ब्रेकिंग चुंबक का उपयोग ना करूं तो ये गियर्स घूमते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1-2 यूनिट तो मेरी वैसे ही पड़ जाएगी अगर ये ब्रेकिंग चुंबक यहाँ पे मैं उपयोग ना करूं तो, क्योंकि एक होता है इसमें ड्राइविंग चुंबक, एक होता है ब्रेकिंग चुंबक, एक इसको चलाता है तो एक इसको रोक देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये जो घर्षण प्रणाली है, इस घर्षण प्रणाली के कारण ही ये हमारे मीटर्स यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको गियर्स, ये गियर्स लगे होते हैं, ठीक है, गियर्स लगे होते हैं जो एक दूसरे से गियर में संयुक्त होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये घूमने वाली युक्ति यहाँ पर होती है, और हम इसमें इनमें ये KWH में ये रीडिंग हमारी यहाँ पर दर्शा देता है, ठीक है। तो ये उसके प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है, ये बात भी आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। ये टॉर्क यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो ये जो होता है ये मोटर सिद्धांत, जो हमारा सिंगल फेज की जो मोटर होती है ना, डीसी मोटर, ये उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये होता है हमारा कौन सा, फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर, जिसको हम फेरेंटी मरकरी मीटर भी कहते हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है कि फेरेंटी एम्पियर मीटर में किस प्रकार की आर्मेचर प्रयोग किया जाता है, कि डिस्क प्रयोग की जाती है, इसमें घर्षण क्षतिपूर्ति कॉइल क्या होती है। देखिए घर्षण क्षतिपूर्ति कॉइल क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि घर्षण क्षतिपूर्ति कॉइल यानी कि जो ये जो डिस्क घूमती है इसके कारण जो इस प्रणाली में जो घर्षण पैदा होता है ना एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, उस घर्षण को कम करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये वाली कॉइल यहाँ पर लगाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, मोटर सिद्धांत के आधार पर फेरेंटी एम्पियर घंटा मीटर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार के मीटर के बारे में। चलिए अब मोटर सिद्धांत के आधार पर हम दूसरे वाट मीटर, जिसका नाम है थॉमसन वाट मीटर, या इसको इलेक्ट्रोडायनेमो वाट मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और एक बात आप ध्यान रखना, ये जो मीटर होता है ये AC और DC दोनों प्रकार के की जो गणना, ये ऊर्जा की गणना कर सकता है, ठीक है। जो हमारा वो वाला मीटर होता है जिसको हमने पहले पढ़ा है, उस मीटर में क्या है, वो सिर्फ हम किस पे कार्य करते हैं, जो मोटर सिद्धांत के ऊपर था फेरेंटी टाइप, उसको सिर्फ DC के लिए उपयोग कर सकते हैं फेरेंटी वाले को, और थॉमसन वाट मीटर को हम यहाँ पर AC और DC दोनों ही प्रकार की विद्युत धारा को नापने के लिए या ऊर्जा खपत को नापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है,
इन दोनों में सबसे पहला अंतर होता है जो फेरेंटी वाला जो हमारा एम्पियर आवर मीटर था उसमें और थॉमसन वाट घंटा मीटर में सिर्फ एक ये अंतर है कि उसमें क्या होता है, आर्मेचर होता है। इसमें प्रेशर, उसमें प्रेशर कॉइल नहीं होती है, लेकिन इसमें प्रेशर कॉइल होती है जो कि एक आर्मेचर होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या घूमता है, आर्मेचर घूमता है। ठीक है, बाकी सेम जो उसकी प्रोसेस होती है, जो संरचना होती है, वो उसी फेरेंटी टाइप एम्पियर आवर मीटर के बराबर ही होती है। देखिए कार्यप्रणाली किस प्रकार की होती है, इसमें देखिए यहाँ पर ये दिख रही है आपको दो ये फील्ड कॉइल होती है या करंट कॉइल होती है जो हमेशा आपको देखने को मिलेगी जो लोड के, ठीक है, लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इस कॉइल को। ठीक है, इसी में क्या होता है, ये लगा होता है आर्मेचर। ठीक है, इस आर्मेचर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, हमेशा लोड के पैरेलल में। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर लोड डालूंगा मैं, तो जो लोड की संपूर्ण करंट होगी वो कहाँ से, इन जो यहाँ पे ये करंट कॉइल है, फील्ड कॉइल है, उससे होकर के निकलेगी। तो यहाँ पर जो मेरा टॉर्क होगा वो उस धारा के समानुपात में, सीधे समानुपात में होगा, और जो आर्मेचर होता है वो वोल्टेज विभवांतर के समानुपात में होता है। ठीक है, समानुपात में होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के ही गुणनफल के समानुपात में मेरा क्या होता है, वो क्या होती है, शक्ति V इंटू आई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर मैं विद्युत धारा का प्रवाह करता हूं तो इस फील्ड कॉइल और इस आर्मेचर के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिससे एक ही स्थान पर दो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे ये जो होता है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, आर्मेचर घूमने लगता है। इस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक घर्षण कंपनसेटिंग कॉइल लगी होती है। कौन सी कॉइल लगी होती है, घर्षण कंपनसेटिंग कॉइल लगी होती है, जिसका कार्य होता है इस आर्मेचर और ये कार्बन ब्रश लगे हैं, इन कार्बन ब्रशों के बीच जो घर्षण होता है ना, उस घर्षण के कारण इस आर्मेचर की बला घूर्णन में कमी हो जाती है। ये जो कंपनसेटिंग कॉइल है, घर्षण कंपनसेटिंग कॉइल, ये उसको, उस दोष को दूर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ये आर्मेचर घूमता है, यहाँ पर ये गियर्स लगे होते हैं इस प्रकार से, और ये हमारी जो रीडिंग होती है kWh में यहाँ पर बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्पियर देखिए करंट कॉइल जो होगी वो किसके समानुपात में होगी, सीधी धारा के। ठीक है, और ये विभवांतर को डिनोट करेगा, कौन सा, वोल्टेज को, आर्मेचर, और ये धारा को डिनोट करेगी। तो इस प्रकार से इसकी गणना करने के बाद में यहाँ पर जो ये डिवाइस लगी होती है हमारी, ये डिवाइस हमें kWh में यहाँ पर रीडिंग दे देती है, इसके 1 घंटे की टोटल ये हमारी यूनिट यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, तो kWh वाला 1 kWh के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से थॉमसन वाट घंटा मीटर जो होता है उसमें आर्मेचर होता है, इसमें भी वही डिस्क होती है। ठीक है, वही इसमें एडी धारा के द्वारा अवमंदन प्रणाली होती है, प्रणालियां सब उसी प्रकार की होती है। ठीक है, ये डिस्क घूमती है, जो कि इसमें भी दो चुंबक होते हैं, एक ब्रेकिंग चुंबक होता है, एक ड्राइविंग चुंबक होता है। ठीक है, ड्राइविंग चुंबक क्या होता है, इसको आर्मेचर को घुमाता है, इस पत्ती को घुमाता है, जो यहाँ पर हम लोहे की एक पत्ती लगाते हैं उसको, और जो स्टॉपर चुंबक होता है, जो हमारा ब्रेकिंग चुंबक होता है, वो जब सप्लाई में इसको हटा देता हूं तो वहां पर इसको ये रोक लेता है। तो प्रणालियां लगभग इन सभी मीटर की सेम ही होती है, अकेला सिर्फ इसमें कुछ युक्तियां हम अलग प्रकार की यूज करते हैं, इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल ये मान के चलिए, आपको एक चीज तो मेन आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी जो भी मीटर होगा ना, उसमें जो करंट कॉइल होगी वो हमेशा कहाँ पे होगी, लोड के श्रेणी क्रम में होगी। इस लोड कॉइल को हम फील्ड कॉइल भी कहते हैं या करंट कॉइल भी इसको कहा जाता है, फिक्स कॉइल भी ये होती है। घूमने वाले कॉइल के स्थान पर यहाँ पर हम आर्मेचर उपयोग करेंगे, जो हमेशा क्या होता है, लोड के समांतर में संयोजित किया जाता है। ये हमेशा विभवांतर को नापता है, इसका जो रेजिस्टेंस बहुत हाई रखा जाता है, और जो हमारी प्रेशर यहाँ पे जो करंट कॉइल होती है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रखा जाता है, जिससे कि विद्युत धारा इसमें बिना किसी बाधा के प्रवाहित, पूरी धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, तो हमारा थॉमसन वाट मीटर इस प्रकार से यहाँ पर कार्य करता है, इसका चित्र कुछ इस प्रकार का होता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी है, उसमें भी आप इस पर लिंक पर क्लिक करके सीधे पार्ट 1 पर भी जा सकते हैं। तो अब हम आगे और इस विषय में बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी बड़ा है, इसके मुझे 2 से कहीं ज़्यादा पार्ट बनाने पड़ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बेसिक और बहुत ही डीपली पढ़ रहे हैं। नहीं तो पढ़ने में तो ऐसा है कि आधे घंटे में मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमें पता करना है बेसिक से ही। हम बिल्कुल एकदम से ऊपर नहीं पढ़ सकते, हमें बिल्कुल बेसिक पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसी जो हमारे मेजरमेंट जो मीटर्स हैं, विद्युत मापन यंत्र हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और कई प्रकार के मीटर जो डिजिटल मीटर होते हैं हमारे, जिसमें डिजिट्स होती है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उसके बारे में भी हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। जो हमारा फ्रिक्वेंसी मीटर है, पावर फैक्टर मीटर है, अन्य प्रकार के और मीटर हैं, उनके बारे में भी हम वहां पर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपका अपना दोस्त बीके वर्मा आपसे अब विदा चाहता है। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।